आज का जो विषय है, जैसा कि हमारे साथी भाई सुरेश जी ने कहा, वो विषय ये है कि इस उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो समाज है, वर्तमान समय में एक चर्चित प्रकरण रहा। आप सबने देखा कि निकाय चुनाव में ऋषिकेश मेयर सीट पर जिस प्रकार से यहाँ के अनुसूचित जाति समाज को हाशिए पे रखने का काम यहाँ की सरकार ने किया, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो निश्चित तौर पर ये यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। जिस प्रकार से एक बिहार मूल के व्यक्ति को उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अनुसूचित जाति का आरक्षण एक मेयर पद के लिए दे दिया गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस प्रदेश के भीतर निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो मूल निवासी है, भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष कांग्रेस की बात कहूं, इन दोनों ही दलों का इनसे केवल राजनीतिक रूप से राजनीतिक फायदा लेने का उद्देश्य रहता है। और इनके अधिकार क्या है, इनको कैसे संरक्षित करना है, इस चीज के लिए मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने आगे आकर इस पर बात नहीं की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में ये प्रकरण हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, मामला रिट बनकर कोर्ट तक गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को आदेश किया कि इस पर आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में जांच करके इस मामले को देखिए। जब ये मामला होता है तो ये कमेटी की रिपोर्ट है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। रिट में जो कहा गया था, रिट में कहा गया कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवैध है और इस कारण उनको यहाँ से जो पद से हटा देना चाहिए। परंतु इसके अलावा जब हाईकोर्ट के द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के माध्यम से इसकी जांच करवाइए, तो मामला यहाँ आता है। और उसके बाद जो मेयर प्रत्याशी मास्टर जी थे, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनकी बातों को उनके प्रतिनिधि के तौर पर भाई सुरेश जी रखते हैं। और सुरेश जी जो बातें रखते हैं, निश्चित तौर पर ये बड़ा दुख हुआ कि जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में लगभग 6 लोग जो अधिकारी रखे गए थे अलग अलग, उससे सबसे पहले हमारा उनसे निवेदन था जब ये कमेटी बनाई गई थी कि किसी उत्तराखंड मूल के एससी वर्ग के उच्च अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को इस कमेटी में जगह दी जाए, जिससे कि वो स्पष्ट कर सके कि क्या ये उत्तराखंड मूल के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ छला हुआ या नहीं हुआ। नंबर एक बात की उन्होंने इस बात को नकारा और एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद भी जब सारी चीजें जो दी गई थी, एक भी चीज पर, एक भी बिंदु पर, जो सारे बिंदु हमारे द्वारा, हमारे पक्ष के द्वारा दिए गए थे, एक भी बिंदु पर कोई जांच नहीं हुई। जो जांच हुई वो अपने अनुसार उनकी वो हुई कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही पाया गया है। वो कुछ शासनादेशों का हवाला देते हैं। वो उन शासनादेशों का हवाला देते हैं कि जब इस प्रदेश में धड़ल्ले से यहाँ के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करके ऐसे शासनादेश लाए गए जिससे कि यहाँ के लोगों के अधिकार छीने जा सके, तब चाहे सत्ता में कांग्रेस थी, विपक्ष में भाजपा थी, तो भाजपा ने भी उस समय अपने विपक्ष का जो रोल है वो नहीं निभाया। उस शासनादेश का हवाला मुझे लगता है 2013 के शासनादेश का हवाला देते हैं कि उन शासनादेशों के अनुसार ये जो इनका जाति प्रमाण पत्र है वो सही पाया गया है। जाति प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड में बनाया गया है, वो अलग विषय है। वो इसलिए अलग विषय है कि समय समय पर देश के सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार
ने ये चीजें कही है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में प्रवास करता है तो वो अपने जाति का सर्टिफिकेट कुछ लाभ लेने के लिए, कुछ लाभ का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी और चुनाव और इस तरीके के लाभ, कुछ ऐसे लाभ जो भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हो और जो आपको उक्त राज्य में भी मिल सकते थे जहां के आप मूल हैं, और अगर प्रवास करके नौकरी या शिक्षा ग्रहण करने या तमाम उद्देश्यों से आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहां पर भी वो भारत सरकार वाले लाभ आपको चाहिए तो आपको वहां पर सर्टिफिकेट बन सकता है। पर वो जाति प्रमाण पत्र तब बनेगा जब प्रवास किए गए राज्य में वहां का तहसीलदार हो या वो अधिकारी हो जो उसे जारी करेगा, वो उक्त प्रदेश से, जिस प्रदेश का वो मूल है, उस प्रदेश के वहां के उस अधिकारी से जो वहां जाति प्रमाण पत्र बनाता है उससे आख्या ले लेगा। उस आधार पर यह प्रमाण पत्र बनना चाहिए था। परंतु जब हमने जांच देखी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसकी। ये हम पूरी जांच तो नहीं कहेंगे, पूरी जांच को डीएम प्रकाशित करेगा और हाईकोर्ट में भी देगा, पर ये उस कमेटी की जांच आख्या है जो कमेटी बनाई गई थी। उसमें देखा गया कि इनके द्वारा 3 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति संवैधानिक रूप से ये ऐसे 2 वर्ग हैं जिनके लिए एक बार अगर ये जाति प्रमाण पत्र इशू हो जाता है तो ये ओबीसी की तरह हर साल या हर तीसरे साल रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। मैं खुद अनुसूचित जनजाति से हूँ, भाई अनुसूचित जाति से हम लोगों को पता है कि जब एक बार ये प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो उसके रिन्यूअल का कोई प्रोसेस नहीं है, वो ताउम्र वो ही चलता है। पर ये 3 प्रमाण पत्र कैसे बनाए गए, क्यों बने और किस आधार पे बने, सबसे बड़ा सवाल ये है। इन प्रमाण पत्रों के बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनाया कि वो कह रहे हैं कि 2000 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है। शंभू पासवान कहते हैं कि मैं 1978 में इस उत्तराखंड के टिहरी में आया था। अगर वो 1978 में टिहरी में थे तो उसके बाद 1983 में वो बिहार क्या 8वीं पास करने गए, क्या उत्तराखंड में वो 8वीं नहीं कर सकते थे? जबकि भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर जो डिसीजन हुए हैं, जजमेंट आए हैं, उसमें कहा गया है कि आप शिक्षा ग्रहण करने, रोजगार करने तमाम प्रकार से अगर जाओगे तो उस प्रकार से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उसका लाभ आप कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर 78 में यहाँ आ गए तो 83 में वहां क्यों गए, बड़ा सवाल है। और अगर 83 में वहां गए तो निश्चित तौर पर 83 में उनके पास वहां का भी जाति प्रमाण पत्र होगा। और हमारे जो 1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई जिसके तहत पूरे देश में वो स्टेट, वो संपूर्ण राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, भारत के भूभाग के अंदर 1950 को जब राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होती है तो उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि एसटी और एससी के लिए 1950 वाला जो प्रावधान दिया गया है वो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति उस दौरान जिस जगह पर रहा होगा या जिस जगह पर रह रहा होगा, जिस जगह का वो मूल होगा, वो उसी आधार पर भविष्य में आरक्षण लेने का भागीदार होगा। ये उस प्रावधान में है, वो व्यक्ति होगा। पर इसमें यह भी साफ दिया गया है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में, क्योंकि शंभू पासवान 1950 के बाद पैदा हुए हैं, उनके लिए भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के संबंध में इसमें नियमानुसार प्रावधान है। प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निवास स्थान राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय 1950 उनके माता पिता का स्थायी निवास स्थान होगा, जिसके तहत वो ऐसी जाति जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसके बाद पैदा हुआ तो उसका वो रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि उनके माता पिता 1950 में कहाँ थे। तो मैं पूछना चाहूंगा, शंभू पासवान से भी पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूंगा जिन्होंने उन्हें उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया, और यहाँ के विपक्ष से भी पूछना चाहूंगा कि निकाय चुनाव के बाद विधानसभा सत्र हुआ, इस प्रकार की गंभीरता अगर दिखाई देती तो निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में यह प्रश्न उठना चाहिए था
लगभग 78 सालों से चकराता के एसटी क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक प्रीतम सिंह जी आरक्षण ले रहे हैं। उनको इस आरक्षण का ज्ञान होना चाहिए था। विकास नगर के विधायक मुन्ना चौहान जी भी जब राजनीतिक शुरुआत की तो चकराता से शुरुआत की, उन्हें भी इस आरक्षण का ज्ञान होना चाहिए था, और उन्हें ज्ञान है। इसी निकाय चुनाव की बात करूं तो यही फॉर्मूला हरपटपुर की सीट पर लगा। ऐसा क्या हो जाता है कि बिहार से आया हुआ शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाता है, क्योंकि उसके आशीर्वाद के देने के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर शहरी विकास मंत्री, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से लेकर तमाम विधायक खड़े होते हैं। और हरपटपुर सीट पर एक महिला जो रोहिला है, जो एमपी की थी और यहाँ ससुराल हरपटपुर में है, उसका जो सर्टिफिकेट वो कैंसिल हो जाता है और उसका चुनाव निरस्त होकर दूसरे को विजय घोषित किया जाता है। क्या वो कांग्रेस की थी इसलिए उसका जो वो है वो नामांकन इसलिए निरस्त किया गया? और अगर कांग्रेस की भी थी तो कांग्रेस के भी तो 20-21 विधायक प्रदेश में हैं, कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका में है। क्या उनको ये बात को विधानसभा के अंदर नहीं उठाना चाहिए था, जो तुरंत निकाय चुनाव के बाद सत्र हुआ था? अब ये बात है कि ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी, वो लंबे समय से एससी की सीट पर एसटी का आरक्षण लेकर विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन गए हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि इस प्रकार की अगर उत्तराखंड के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, क्या उनका दायित्व नहीं था कि विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को उठाएं और इस पर गंभीर चर्चा हो? ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर एक रिट हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट के रिट के आधार पर एक कमेटी बनी। पर उस कमेटी की हमने रिपोर्ट देखी। उस कमेटी की रिपोर्ट में शंभू पासवान के जो प्रमाण पत्र है उनके शासनादेशों का हवाला जरूर दिया गया है कि इन शासनादेशों के आधार पर यह बना है, परंतु यह नहीं बताया गया है कि उनका 1950 का रिकॉर्ड उत्तराखंड का है या बिहार का है। अगर राष्ट्रपति की अधिसूचना 1950 ये कहती है कि अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो 1950 में देखा जाएगा कि उनके माता पिता कहाँ के निवासी है, उसी जगह का वो लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कई जजमेंट हैं, कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, कई जजमेंट राज्यों के हाई कोर्ट के हैं और कई जजमेंट संविधान पीठ के हैं। संविधान पीठ तब बैठती है कि जब संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप होता है, जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसको दरकिनार करके संवैधानिक पीठ वाले जो जज होते हैं उनको ये मामले देते हैं, तब जाकर संविधान पीठ बैठती है और तब वहां पर निष्कर्ष निकलते हैं। वो सारे मामले कुछ हमारे पास भी हैं। उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 16014/82 दिनांक 22 फरवरी 1985 के द्वारा समस्त मुख्य सचिव समस्त राज्यों को यह निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ले सकता है, माइग्रेट किए गए राज्य से नहीं ले सकता है। हम केवल ये नहीं कहना चाहते कि शंभू पासवान का जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। देखिए, यह भी प्रावधान है कि आप किसी भी राज्य में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र शिक्षा के उद्देश्य से या रोजगार के उद्देश्य से, रोजगार भी निजी, सरकारी रोजगार नहीं, उस उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और उन्होंने उन प्रावधानों के अनुसार बनाया गया होगा, परंतु वो उस प्रमाण पत्र के आधार पर वो इस प्रकार का लाभ नहीं ले सकता था कि वो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के अधिकार पर कुठाराघात करके वहां पर अपने आप स्थापित हो जाए। उसी को कोट करते हुए उपरोक्त 22 फरवरी 1985 के दिशा निर्देश पर एक्शन कमेटी ऑन इश्यू ऑफ कास्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में संवैधानिक पीठ के जजमेंट दिनांक 18 जुलाई 1994 में संवैधानिक पीठ ने पाया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ही ले सकता है, माइग्रेट किए हुए राज्य से नहीं ले सकता है। पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और फिर संविधान पीठ ने उसी को कोट करते हुए 1985 में इस जजमेंट को दिया।
और उसके बाद लेटेस्ट जो जजमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट डिवीजन के पत्र संख्या 12017/2/2018 दिनांक 22 फरवरी 2018 के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि इंटर स्टेट एमिग्रेशन होने पर अनुसूचित जाति जनजाति के लाभों का कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य से ले सकता है, ना कि माइग्रेशन के उपरांत माइग्रेट किए गए राज्य में। ये तमाम प्रकार के जो डिसीजन है, तमाम प्रकार के जो जजमेंट है, इनकी कॉपियां भी हमारे पास है और ये बिल्कुल संवैधानिक है और बिल्कुल कानूनी रूप से ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 मार्च 1977 का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष इलाके में निवास विशेष महत्व रखता है। इस निवास को शब्द के शाब्दिक या साधारण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर यह उस व्यक्ति के उस इलाके के संबंध में उसकी जाति जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति का आदेश 1950 की अधिसूचना की तिथि पर स्थायी निवासी को दर्शाता है। यह भी कह रहा है कि 1950 ही कट ऑफ होगी अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आपको चाहिए होगा। ऐसा ही सेम केस उत्तराखंड राज्य का है और ये उत्तराखंड राज्य का तब है, ये तब भी हमारे संज्ञान में था जब हमने रोजगार की लड़ाई लड़ी, जब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी। ये तब का मामला है कि रंजना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये केस है 1 नवंबर 2018 का। इसमें जजमेंट आया है कि रंजना कुमारी ने पीसीएस का फॉर्म यहां भरा और जजमेंट में आया है कि रंजना कुमारी का चयन जिला सूचना अधिकारी के पद पर हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने डबल बेंच भी नहीं, स्पष्ट किया कि पंजाब राज्य की वाल्मीकि महिला को, वो पंजाब राज्य की थी, पंजाब राज्य की वाल्मीकि महिला को उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये 2018 का जजमेंट है जिसमें कि वाल्मीकि समाज की जो महिला थी रंजना कुमारी, उसने देहरादून के एक युवक राजेश गिल से शादी की थी। वो यहाँ पर आई और उसने पीसीएस के फॉर्म पर आवेदन किया और उसका सिलेक्शन हुआ, पर जब 3 जजों की बेंच ने इसको खारिज किया कि आप पंजाब की होकर आपने शादी चाहिए उत्तराखंड से कर ली, आप वहां का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि आप किसी मूल उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट 2018 का है। और एक ये जजमेंट मैरी चंद्रा शेखर राव वर्सेस धनसेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र का है। इसमें भी संवैधानिक पीठ का फैसला है। इसमें वो व्यक्ति वहां पर एक कोर्स करने गया था जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था। राज्य के विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज अन्य राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता जो स्टेट के अंडर में होगा। वो आंध्र प्रदेश के गौंड जनजाति का यह व्यक्ति था जिसको कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने इस फैसले को दिया कि आप स्टेट के अंदर, जो स्टेट के अंडर में कोई चीज होगी उसमें आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा एक संवैधानिक पीठ का और फैसला है जिसमें वो साफ कहते हैं, ये एक्शन कमीशन ऑन इशू ऑफ कास्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 18 जुलाई 1994 का है। इसमें भी वो साफ कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ वर्ष 1950 में अनुच्छेद 341 एवं 342 की अधिसूचना में दिनांक के निवास स्थान माता पिता के उस पे होगी। तो ये भी स्पष्ट कह रहा है कि आप भले ही देश के अलग राज्यों में जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, पर जहां पर स्टेट के आरक्षण की बात होगी वहां पर वहां का मूल जो राष्ट्रपति ने 1950 में अधिसूचना जारी की उस आधार पर ही उसको आरक्षण मिल पाएगा। आप उस लाभ लेने की तो बात छोड़िए। एक जजमेंट है भादर राम वर्सेज जस्साराम 5 जनवरी 2022 का, लेटेस्ट है। आप उस आरक्षण की बात तो छोड़िए, इस जजमेंट में लिखा गया है कि भादर राम वर्सेज जस्सा राम केस में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य में अनुसूचित जाति की भूमि को
अन्य राज्य का अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता है। आरक्षण तो दूर की बात है, पर दूसरे स्टेट से आया हुआ अनुसूचित जाति का व्यक्ति यहाँ के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन का भी क्रय नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट 2022 का है और यह भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने स्क्रीनिंग जो कमेटी बनाई गई थी उनके पास दिया था, पर यह बड़ा दुर्भाग्य है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने केवल उन तथ्यों, उन चीजों को देखा कि प्रमाण पत्र सही है या गलत है, जबकि हमारा प्रश्न या हमारा जो विरोध है वो ये नहीं है कि प्रमाण पत्र सही है या गलत है। हमारा प्रश्न और हमारा विरोध ये है कि प्रमाण पत्र कैसे बना। क्या 1950 की जो पैतृक संपत्ति शंभू पासवान या उसके माता पिता की यहाँ पर है, क्या उस आधार पे बना? वो सारी चीजें हमें चाहिए। और इसके अलावा हमने मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को भी ये सारी चीजें दी थी और इसमें एक एक चीज को, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, वो चाहे कई देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के जजमेंट हो, या वो संवैधानिक पीठ के जो जजमेंट हो, हमने एक एक बिंदु को उसमें उजागर करके मुख्य सचिव और तमाम प्रकार से अलग अलग जो प्रतिलिपि सचिव कार्मिक एवं सतर्कता उत्तराखंड शासन, सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन को भी दी थी, उनके भी संज्ञान में डाला था और स्क्रीनिंग कमेटी को भी दी थी। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये खेल केवल इतना नहीं है। हम लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया तो यहाँ से निकल कर आया कि ये खेल केवल एक सीट ऋषिकेश के मेयर सीट पर नहीं है, ऐसा खेल बहुत जगह हुआ है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर इस प्रकार के खेल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के भीतर निवास करने वाले उत्तराखंड के मूल, जो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात लंबे समय से हो रहा है। उनके प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे उन्होंने उस समाज ने अपने प्रतिनिधि को विधानसभा के भीतर भेजा हो, चाहे लोकसभा के भीतर भेजा हो, या कहीं पर भी अपना जनप्रतिनिधि बनाकर उसके चुनकर भेजा हो, उस व्यक्ति ने कभी भी उनकी पैरवी इस तरीके से नहीं की, जो कि होना चाहिए था। अगर आप किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करके आगे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के गंभीर मामलों का, इस प्रकार के गंभीर प्रकरणों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है संज्ञान लेकर उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। परंतु यहाँ के, चाहे मैं ऋषिकेश की बात करूं, क्या ऋषिकेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या उत्तराखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति के लोग नहीं है जिनके दम पर वहां पर वोट पड़ते हैं? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं निकाली? जब निकाय चुनाव समाप्त हुआ तो विधानसभा सत्र हुआ। उस विधानसभा सत्र में मैंने कहा, पक्ष तो चुप भी रहा क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कांग्रेस के एक प्रत्याशी का हरबटपुर से कैंसिल करवा के उन्हें खारिज कर दिया, उन्हें साइड लगा दिया, पर अपने प्रत्याशी का खारिज नहीं करेंगे। वहां पर दायित्व था, वहां पर कर्तव्य था कांग्रेस को इस बात को जोर शोर से उठा। वो नेता जो आज कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, हम कद्दावर भी हैं, उसमें चाहे प्रीतम सिंह जी का नाम ले लीजिए, जिन्होंने लगातार 8 बार, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी ने एसटी सीट से विधायक रहे 8 बार, और लगातार नहीं पर 6 बार प्रीतम सिंह जी भी एसटी सीट से विधायक रह चुके हैं। क्या उनका दायित्व नहीं था कि इस मामले को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाते कि उत्तराखंड प्रदेश के भीतर मूल के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है? या कहूं कि विपक्ष के नाते सबसे बड़ा चेहरा जो यशपाल आर्य जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? लगातार एससी रिजर्व सीट से जीत कर आ रहे हैं, लगातार विधानसभा के अंदर जीत के आ रहे हैं, और आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि आपके समाज के लोगों के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही है और आप उसको उजागर करें या उस पर प्रश्न खड़ा करें? नहीं, इस प्रदेश के भीतर ये मित्र विपक्ष की भूमिका में है। इस बात को एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। इस प्रदेश के भीतर एक सिक्के के 2 पहलू कांग्रेस भी है और भाजपा भी है। अगर हेड कांग्रेस है तो टेल बीजेपी है। ये आपस में अपनी मित्रता निभाकर इस प्रदेश को कहीं ना कहीं कोसों दूर, या मैं ये कहूं कि 50 साल पीछे धकेल रहे हैं। आज इस प्रदेश के मूल निवासियों को, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो या अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो,
अगर अपने अधिकारों पर कुठाराघात होने से बचाना है, अगर उसे सुरक्षित करना है, तो आज निश्चित तौर पर इन सबको एक होना होगा। और सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डीएम देहरादून मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं, आप भी एक आईएएस अधिकारी बनकर आए हैं, आपके बैचमेंट होंगे जो एससी या एसटी का आरक्षण लेके आपके बैचमेंट होंगे जो आईएएस बनकर आए हैं। आप उनसे पूछिए क्या ये सही हुआ है, क्या इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तब जाकर आप उस रिपोर्ट को सबमिट करिए, तब उस रिपोर्ट को फाइनल करिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आज हो सकता है आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार का दबाव हो, पर आप एक प्रशासनिक अधिकारी और एक आईएएस हो, आपको उन दबावों से बचना है, उन दबावों से पीछे हटना है। क्योंकि आज तो वो दबाव डालेंगे, आपकी कलम से गलत काम करवा देंगे, पर इस बात को ध्यान रखना कि ये कलम, ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। आपकी सर्विस भी बहुत बची होगी। भविष्य में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सत्ता में रहता है, कौन नहीं रहता है, उस बात का ख्याल ये कमेटी के जो 6 लोग हैं ये भी रखें। और जो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी को जो नियुक्त किया है हाईकोर्ट ने, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। आज भले ही सत्ताधारियों के डर से, उनके दबाव में आकर फैसले बदले जाएं, पर सर्विस तुम्हारी भी लंबी है। भविष्य में कौन सत्ता में रहता है, कौन सत्ता में नहीं रहता है, वो समय तय करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हमें मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि जो हमने तथ्य दिए थे, एक भी तथ्य पर, एक भी बिंदु पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा काम नहीं किया गया। और अगर इनके द्वारा ये काम नहीं किया गया, अभी भी समय है, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। विपक्ष के द्वारा, विपक्ष का मतलब है मास्टर जी के द्वारा या मास्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में सुरेश जी द्वारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए थे, क्या उन बिंदुओं पर जांच हुई या नहीं हुई है, ये पूरा राइट्स जिलाधिकारी को है। अगर नहीं हुई है तो जिलाधिकारी इस जांच को खारिज करके पुनः जांच कमेटी गठित करे और उस जांच कमेटी में उत्तराखंड मूल के किसी वरिष्ठ आईएएस को, उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस जो अनुसूचित जाति से संबंधित हो या संबंध रखता हो, उस व्यक्ति को उस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाए, तब जांच पुनः कराई जाए। नहीं तो इसे कानूनी रूप से, यहां से तो हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी जितने हमारे पास संविधान पीठ के निर्णय हैं, उन निर्णयों को देखते हुए हम संविधान पीठ के भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये सारा मामला था। इसको देखते हुए मैं पत्रकारों से फिर भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में 2 प्रकरण इस प्रकार के हुए, एक हरबटपुर में और एक ऋषिकेश में। कई डिसीजंस के आपने यहाँ पर उदाहरण भी दिए। जो हरबटपुर वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्या उसके बारे में भी आप लोगों ने संज्ञान लिया, उसको पढ़ने की कोशिश की, क्या कुछ उसमें कहा गया है? देखिए, हरबटपुर का जो मामला है वो ये है कि वो महिला मध्य प्रदेश की थी जो विवाह करके उत्तराखंड की हो गई, उत्तराखंड में विवाह करके आई और उसने हरबटपुर नगर पालिका से चुनाव लड़ना चाहा, पर वो कैंडिडेट कांग्रेस की थी और सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने उन पर आपत्ति लगाई कि वहाँ से जो मूल जिसका है, उन्होंने भी यही कहा, जो मूल जिसका है 1950 की जो अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति की है, उस आधार पर आरक्षण लेने के लिए आप लाभ उसका ले सकते हैं। और वही बात हुई और उस आधार पर वो चीज़ खारिज हुई कि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, इसलिए वो यहाँ का एससी का जो आरक्षण है वो नहीं ले सकती। परंतु सेम केस ऋषिकेश में है, क्योंकि वो बिहार मूल का है। या तो 1950 की संपत्ति या उनके माता पिता का रिकॉर्ड बताया जाए कि 1950 में शंभू पासवान के माता पिता उत्तराखंड में रहते थे, या चलो अविभाजित जो उत्तर प्रदेश था वहाँ रहते थे। आप ये बताइए। मेरा सवाल था भाई कि क्या 1950 के जो राष्ट्रपति का हमारा अध्यादेश है उसका लाभ सुप्रीम कोर्ट में हरबटपुर में तो लिया गया, लेकिन उसका लाभ यहाँ नहीं दिया गया। मेरा सवाल ये था, क्या दोनों जगह भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव हुआ है, दोहरा मापदंड हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सत्ता की भी तानाशाही थी। परंतु यहाँ पर सत्ता की अगर तानाशाही होती है तो विपक्ष प्रदेश और देश में इसीलिए रखा जाता है कि उस बात को मुखरता से उठाए। पर मैंने अभी कहा है कि विपक्ष मित्र भूमिका में यहाँ चल रहा है
और उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि हमारी प्रत्याशी को अगर हरपरपुर से हटाया गया है तो शंभू पासवान का विरोध किया जाए, वहां से हटाया जाए। वो करते भी किस मुंह से? उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के एक जाटों को वहां पर प्रत्याशी खड़ा कर दिया था। इनमें तो ये रेस लगी हुई थी कि जो बाहरी वोटर है उसको कैसे साधा जाए। उन्हें ये नहीं था कि जो उत्तराखंडी वोटर से कैसे साधा जाए, इसलिए उन्होंने भी वहां पर उसी प्रकार के प्रत्याशी को खड़ा किया, जिससे कि इनको मौन रहना पड़ा। और भाई, शंभू पासवान ने अपनी जाति पासवान नहीं लिखवाई है, दुसाध लिखवाई है, और दुसाध जाति उत्तराखंड के अनुसूचित जाति में ऑलरेडी है जी। तो जाति प्रमाण पत्रों वाली जो बात कर रहे हैं, जो जाति ऑलरेडी है, तो उसमें अलग अलग तर्क क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो जाति प्रमाण पत्र हैं, कुछ जातियाँ ऐसी होगी जो उत्तराखंड में भी हैं, कुछ ऐसी होगी सेम जातियाँ हिमाचल में भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भोटिया ही ले लेता हूँ। भोटिया अगर उत्तराखंड का भोटिया है तो हिमाचल के भोटिया का हक नहीं मार सकता, वो हिमाचल में जाकर भोटिया जनजाति का लाभ नहीं ले सकता, या हिमाचल का भोटिया जनजाति का व्यक्ति उत्तराखंड में आकर यहाँ के भोटिया जनजाति का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए ये स्पष्ट है कि 1950 के समय वो व्यक्ति जो लाभ ले रहा है, या उसका जन्म बाद में हुआ है, या उसके माता पिता 1950 के समय कहाँ पर थे, वो वहीं का मूल माना जाएगा, और उसी राज्य में उसे इस प्रकार के जो आरक्षण या लाभ की बात होगी उसी राज्य में मिल सकता है।